गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11वीं क्लास RBSC के लिए हमने पिछली कक्षा के अगर हम बात करें तो पिछली कक्षा में हमने मात्रक पद्धतियाँ पढ़ी थी और उन मात्रक पद्धतियों में हमने CGS मात्रक पद्धति, FPS मात्रक पद्धति और उसके अलावा MKS मात्रक पद्धति के बारे में बात की थी। जो SI पद्धति है वही MKS पद्धति के नाम से जानी जाती है। यानी ये तीन तरह की मात्रक पद्धतियों के बारे में हमने बात की थी। अगर उससे लास्ट क्लास की बात करें तो हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था और भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में भी बात की थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों त्रुटियां यानी एरर्स। देखिएगा ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लास्ट जो टॉपिक्स हैं उनके PDF मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप उनको साथ साथ अपने नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी NCERT का है या फिर आपके पास कोई दूसरी रेफरेंस बुक है, उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। NCERT के एग्जाम्पल्स तो हम कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपको टॉपिक वाइज एडिशनल जो एग्जाम्पल है जो RBSC के सिलेबस में है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है त्रुटियां यानी एरर्स। आपको अगर सिंपल भाषा में बात करें, ठीक है ना, आप बता सकते हैं कि एरर क्या होती है, ठीक है। मिस्टेक यानी आप सीधा पूछ सकते हैं, सीधा आपसे पूछा जाता है कि व्हाट यू मीन बाय एरर्स यानी त्रुटियों से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता है कि जैसे अगर इस वस्तु का एक्चुअल द्रव्यमान, मैं कहूं कि इस पेन का एक्चुअल द्रव्यमान 100 ग्राम है। अगर आपसे इसको मेजर करने के लिए बोला जाता है, मापने के लिए बोला जाता है, अगर आपने इसको मापा और आपने इसका द्रव्यमान मापा 90 ग्राम, यानी जो एक्चुअल मास था, इसका एक्चुअल द्रव्यमान था, उससे आपने कम मापा है। या फिर किसी दूसरे बच्चे से अगर इसको मापा जाता है, बोला जाता है इसको मापने के लिए, तो उसने माप किया और इसको बताया 105 ग्राम का। तो दोनों केस में जो एक्चुअल मास था 100 ग्राम, एक बच्चे ने उसको 90 ग्राम मेजर किया, दूसरे बच्चे ने उसको 105 ग्राम मेजर किया। यानी दोनों बच्चों ने इसके जो एक्चुअल जो द्रव्यमान था उसके अंदर कुछ गलती की है मापने में, तो वही क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। यानी किसी वस्तु के एक्चुअल मास है, ठीक है ना, यानी जो गिवन मास है, या अब यहाँ पर हम मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लंबाई के अंदर भी हो सकता है, वो तापमान के अंदर भी हो सकता है, वो विद्युत धारा के अंदर भी हो सकता है। किसी भी भौतिक राशि के अंदर जो उसका एक्चुअल मान है, यानी जो रियल वैल्यू है, और जो आपकी मेजर वैल्यू है, यानी जो आपके द्वारा मापी गई वैल्यू है, उनके अंतर को क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं, ठीक है ना। अब त्रुटि में आप उससे ज्यादा भी माप सकते हैं और उससे कम भी माप सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम त्रुटि के बारे में बात करें, किसी भी वस्तु के अंदर जो त्रुटि होती है, अगर उसके बारे में बात करें तो त्रुटि क्या होती है कि किसी भी वस्तु के प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान, ठीक है ना, यानी किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित मान, प्रेक्षित यानी जो मेजर किया हुआ है, मापा गया है, ठीक है ना, मेजर, प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान, वास्तविक यानी एक्चुअल, मान के अंतर को
त्रुटि कहते हैं। तो समझिए त्रुटि क्या है कि किसी भी मेजर वैल्यू है जो आपने मापी है और जो उसकी वास्तविक वैल्यू है, उन दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं? त्रुटि। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि त्रुटि बराबर क्या होगा? प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। अब देखिएगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी के लिए प्रेक्षित मान ज्यादा हो जाता है वास्तविक मान से, किसी के लिए प्रेक्षित मान कम हो जाता है वास्तविक मान से। ठीक है, वैसे कि इसके 100 के लिए कोई 95 मेजर कर सकता है, कोई 105 मेजर कर सकता है, तो वो क्या हो गया उसका? त्रुटि। अब देखिएगा त्रुटियां किस तरह से, अगर हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें तो त्रुटियां मेनली 3 तरह की होती है। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट में, ठीक है, तो त्रुटियों के प्रकार। अगर नेक्स्ट टॉपिक की पहला टॉपिक क्या है? त्रुटियां। सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? त्रुटियों के प्रकार। देखिए जो त्रुटियों के प्रकार, यानी अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर हम 3 प्रकार की त्रुटियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, त्रुटियां 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है? अगर हम उत्तम त्रुटि की बात करें तो वो कौन सी है? क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम इन तीनों प्रकार की त्रुटियों के बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरी कौन सी है? आकस्मिक त्रुटि। और तीसरी कौन सी है? स्थूल आकस्मिक। देखिएगा, और तीसरी है स्थूल त्रुटि। तो त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? क्रमबद्ध त्रुटि, आकस्मिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। ठीक है, आपको ऐसे कैसे लिखना है इसको, ठीक है, नोटबुक में पॉज करके। अब देखिएगा, हम पहले बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में। ठीक है ना, वो जो फर्स्ट है क्रमबद्ध त्रुटि। देखिएगा, क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है कि वो त्रुटियां जिनके बारे में हमें पता होता है लेकिन उनको हम रिमूव नहीं कर सकते, उन त्रुटियों को हम परमानेंटली 100% उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, इनको हम अलग अलग मेथड से कम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? वे त्रुटियां जिनके बारे में ज्ञात होता है लेकिन उन्हें पूर्णतः हटाया नहीं जा सकता। क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। यानी क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है कि वो त्रुटियां जिनको हम पता होता है जिनके बारे में कि इससे एरर जनरेट होगी लेकिन हम उनको हटा नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन त्रुटियों को कम किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी इनको हम थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं, प्रॉपर तरीका अपना के, अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करके, अच्छा उपकरण यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, लेकिन
100% परमानेंट हम उनको हटा नहीं सकते। अब देखिएगा ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं इनके अंदर कौन कौन सी है, जैसे अगर हम बात करें पहले इनके बारे में, यंत्रों के द्वारा त्रुटि, यंत्रों के द्वारा त्रुटि, यंत्रों के द्वारा त्रुटि मीन्स आप जिस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, अगर उसी के अंदर त्रुटि है तो हम क्या हो जाएगा, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है यानी जो आपका मेजर्ड वैल्यू है, प्रेक्षित मान है, उसके अंदर भी क्या होगी, एरर होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप वोल्ट मीटर के अंदर किसी परिपथ में विभवांतर का मान आप ज्ञात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि जो वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो बिल्कुल जीरो पे होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि वो थोड़ी सी लेफ्ट या राइट में, ठीक है ना, दाएं या बाएं की तरफ क्या होती है, विक्षेपित होती है। तो उस केस में जो रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग से चेंज हो जाती है, यानी वहां पर किसमें मिस्टेक होगी, यंत्रों के द्वारा मिस्टेक। इसी तरह से आप जैसे कि स्केल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बाई चांस अगर स्केल है उसमें कुछ एरर है यानी वो कहीं से टूटा हुआ है थोड़ा, ठीक है, या और भी कारण हो सकते हैं। जैसे आप किसी तराजू में आप वेट करते हैं, ठीक है, वो स्प्रिंग वाली तराजू आती है, तो आपने देखा होगा कि कई बार वो बिल्कुल जो पॉइंटर है वो जीरो पे नहीं होता है या ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, तो वो क्या होगी, यंत्रों के द्वारा त्रुटि, ठीक है ना। यानी क्रमबद्ध त्रुटियों में कौन सी आती है, तो यंत्रों के द्वारा त्रुटि होगी, ठीक है। दूसरी हो सकती है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मीन्स क्या है कि जो व्यक्ति है जो मेजर कर रहा है उसको अगर ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, मेजर करने का ज्ञान नहीं है, उसकी वजह से भी क्या होती है, त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। उन त्रुटियों को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत त्रुटियां। जैसे कि किसी भी वस्तु को आप छोटे बच्चे को बोलते हैं कि भी आप इससे पेन का डायमीटर निकालिए, ठीक है ना, व्यास निकालिए, तो छोटा बच्चा उसको मतलब प्रॉपर तरीके से मेजर करना नहीं आता है तो वो गलती कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भौतिक राशि को मापने का अनुभव नहीं है तो वहां पर व्यक्तिगत त्रुटि होने की संभावना होती है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो वो कौन सी त्रुटि है, बाह्य त्रुटि। बाह्य कारकों के द्वारा त्रुटि लिखेंगे हम इसके, देखिएगा बाह्य कारकों द्वारा त्रुटि क्या होती है कि जैसे आप किसी भौतिक राशि को माप रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर का पर्यावरण है, ठीक है ना, सराउंडिंग है, उसके अंदर कुछ चेंज होते हैं। जैसे कि अगर तेज हवा चल रही है तब भी किसी भौतिक राशि के मापन पर फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अगर उस दिन का तापमान बहुत ज्यादा है या तापमान बहुत कम है, उसकी वजह से भी किसी वस्तु के मापन में फर्क आ जाता है। जैसे कि आप किसी वस्तु का तापमान माप रहे हैं, अगर सराउंडिंग का तापमान, बाहर पर्यावरण का तापमान ज्यादा है, ठीक है, तो भी उसके ओरिजिनल वैल्यू पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या होती है, बाह्य कारकों के द्वारा त्रुटियां होती है, ठीक है ना। और जो लास्ट इसमें अगर हम बात करें वो होती है पूर्वस्था के कारण। पूर्वस्था का मीन्स क्या है कि जो त्रुटियां किसी दूसरे कारणों से जनरेट होती हैं, ठीक है ना, कि जैसे मतलब उनको हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से उन डिवाइस को यानी उन मेजर करने वाले उपकरण को काम में नहीं ले रहे हैं तो भी क्या हो जाती है, त्रुटियां हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, पूर्वस्था के द्वारा त्रुटियां, ठीक है। तो जो देखिएगा जो 3 प्रकार की त्रुटियां हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां, उनके अंदर कौन कौन सी मेनली होती है, यंत्रों के द्वारा त्रुटियां, ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटियां, बाह्य कारकों के द्वारा त्रुटियां और पूर्वस्था के द्वारा त्रुटियां, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करें आकस्मिक त्रुटि, ठीक है ना, आकस्मिक त्रुटि क्या होती है, ये अचानक से होने वाली, ठीक है ना, आकस्मिक त्रुटि ये क्या होती है, अज्ञात कारणों से किसी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि
क्या कराती है, आकस्मिक त्रुटि कराती है। ठीक है, तो आकस्मिक त्रुटि क्या होती है, जो अज्ञात कारणों से, ठीक है ना, उत्पन्न हो जाती है, वो क्या बोलते हैं, आकस्मिक त्रुटियां कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लास्ट की, थर्ड, स्थूल त्रुटियां। तो स्थूल त्रुटियां क्या होती है कि पाठ्यांक क्या होता है, जैसे किसी भी भौतिक राशि को आप माप रहे हैं, ठीक है, जैसे इसकी लंबाई को माप रहे हैं, इसकी लंबाई है जैसे कि 75 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, इसका पाठ्यांक। ठीक है, पाठ्यांक तथा गणना द्वारा उत्पन्न त्रुटियां स्थूल त्रुटि कहलाती है। तो स्थूल त्रुटियां समझ गए आप। पाठ्यांक यानी आपने रीडिंग नोट की है, अगर उसमें गलती है, या आपने जो कैलकुलेशन की है, गणना की है किसी चीज को निकालने के लिए, जैसे आपने विभवांतर नाप लिया और विद्युत धारा का मान नाप लिया और आपको प्रतिरोध मापना है, ठीक है, अगर उसमें आपने गणना में गलती कर दी तो भी क्या होती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। उस त्रुटि को क्या बोलते हैं, हम स्थूल त्रुटियां बोलते हैं। ठीक है, तो ये त्रुटियों के बारे में हमने बात की थी कि त्रुटियां क्या होती है, भौतिक राशि के अंदर परिवर्तन, ठीक है ना, क्रमबद्ध, आकस्मिक और स्थूल होती है। क्रमबद्ध के ये कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा वो उत्पन्न होती हैं, आकस्मिक त्रुटियां ये होती हैं और स्थूल त्रुटियां ये होती हैं। ठीक है, तो एक बार इसको पॉज करके आप पूरे को नोट कीजिए ऐसे कैसे। ठीक है, देखिएगा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जो मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है ना, वहां से न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका निरपेक्ष त्रुटि। देखिएगा निरपेक्ष त्रुटि के बारे में हम बात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, माना किसी भौतिक राशि के n मापन निम्न है, यानी आपने किसी भी भौतिक राशि को मापा, ठीक है ना, और n टाइम किया, ठीक है ना, मानते पहला मापन है A1, ठीक है ना, दूसरा मापन है A2, तीसरा मापन है A3, इस तरह से आपने कितने बार माप किया है, n बार माप किया, ठीक है ना। तो अगर हम इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरह से AN बटे n, यानी माध्य क्या होता है, सभी प्रेक्षित मानों का योग बटे कुल प्रेक्षित मान। ठीक है, तो ये जो माध्य निकलेगा, ठीक है ना, तो माध्य को हम किससे लिखेंगे, डेल्टा A से, किससे लिखेंगे, डेल्टा A से, समझ गए। तो डेल्टा A किसको डिनोट करता है, माध्य। ठीक, अब देखिएगा, जैसे कि आपका जो डेल्टा A आ गया है, ये क्या हो गया, माध्य मान। ठीक है, अब निरपेक्ष मान कैसे या निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, पहली निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 वो कैसे निकलेगी, ये जो भौतिक राशि है इसको माइनस करना है किसके अंदर से, डेल्टा A माइनस A1 से। ठीक है, यानी जो माध्य वैल्यू है उसमें से किसको माइनस करना है आपको, जो प्रथम प्रक्षेपित मान है उसको। ठीक है, ऐसे ही हम डेल्टा A2 बाहर निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा A माइनस A2। ऐसे ही अगर हम डेल्टा A3 निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा A माइनस A3। इस जो ट्रायंगल है, इस जो ट्रायंगल चिन्ह है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा के ऊपर बार है। इस तरह से इसी प्रकार डेल्टा जो AN है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा A माइनस AN।
अब देखिएगा ये जो वैल्यू है वो कुछ धनात्मक भी हो सकती है और कुछ ऋणात्मक, ठीक है ना। यानी जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे उसके अंदर कुछ धनात्मक भी हो सकती है और कुछ ऋणात्मक। ये जब हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करें माध्य निरपेक्ष मान की, माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बारे में, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी बच्चों, उसको नोट करते हैं डेल्टा मीन। मीन का मतलब क्या होता है, माध्य, और ये दो लाइनों के बीच में, यानी इसको हम लाइनों को क्या बोलते हैं, मॉडुलस। तो देखिएगा वो उसका मान कैसे निकालेंगे, जो आपका फर्स्ट वैल्यू आई है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस इस तरह से सारे आपको ऐड करने हैं डेल्टा AN तक अपॉन n। अब देखिएगा यहाँ पर जो ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 है, इनको हमने दो पैरेलल लाइन समांतर रेखाओं के बीच में रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। यानी ये वैल्यू कुछ आपकी धनात्मक हो सकती है और कुछ ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर यूज करेंगे उन सभी को हम कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हम, दैट इज आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि या इसी को हम बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है कि ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक है ना। यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे जो माध्य वैल्यू है उसके बारे में, यानी जो आपेक्षिक त्रुटि है, ठीक है ना, या आपेक्षिक या सापेक्षिक है डेल्टा A आर, ये रिलेटिव निकालते हैं वो कितना हो जाएगा, डेल्टा A बार होने A मीन, ठीक है ना। ये वाला जो डेल्टा A है, ठीक है ना, इसको हम डेल्टा A भी लिख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट हम बात करें कि आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछा जाता है, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि को हम कैसे करेंगे, इसको अगर हम वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा A रिलेटिव प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा A मीन इंटू 100। तो ये क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि। तो इनको आपको नोट करना है। अब देखिएगा इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसके बारे में आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कराएंगे। आप अपनी बुक के एक दो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना, अगर नहीं आते तो हम उनको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।